चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ। सो अब बात कर रहे हैं हमने लास्ट क्लास में पूरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके अलावा आपने अगर वहाँ पे नोटिस किया होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बाद तो पूरा कोएफिशिएंट कोरिलेशन, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे क्या कर दी थी, कंप्लीट कर दी थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी अभी बचा है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट लास्ट क्लास में अच्छे से हो चुकी है। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और वो आगे हमको क्या करना है, अब छोटी मोटी चीज़ें ये चैप्टर की वो देखना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से वो देखे होंगे कौन सा वाला पॉइंट था, खासकर वो ओरिजिन और स्केल वाला, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एमसीक्यूज आप और सॉल्व करना चाहो तो आप मॉड्यूल से कर सकते हो, ठीक है, इजीली हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, अब ये कुछ थोड़ी सी एरर्स है उनके बारे में पढ़ना है। अब यार क्या होता है ना, ये जो कोरिलेशन निकल जाता है इनके बेसिस पे लोग बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि ये कोरिलेशन क्या बता देता है आपको, ये कोरिलेशन बता देता है कि पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, तो उसके बेसिस पे लोग बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। अब बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं तो यार बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमको ये चेक करना कि ये जो आर हमने कैलकुलेशन की मदद से निकाले हैं, ये जो हम आर कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन की मदद से जो हम ये आर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये आर सही में विश्वासु है या नहीं है, ये आर रिलायबल है या नहीं है, या इसके अंदर कुछ एरर हो सकती है। सर एरर बोले तो मतलब ये जो आर हमने निकाले और वो दिखा रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन 0.6 ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, बट ये एक्चुअली में 0.6 ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है क्या, कहीं इसके अंदर एरर तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। सो वेदर आर इज रिलायबल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, रिलायबल और नॉट। सो फॉर दैट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरर्स, and because of this error we can find out whether R is reliable or not, whether we can trust on R or not. So to find out whether we can trust on R or not, we have to find out first the error, and there are two types of error in this case. First is standard error and another is probable error. Sir, what is the difference between these two? Sir, standard error is a general error. Standard error is a general error and also used to find out the probable error in coefficient of correlation. That means जो coefficient of correlation है उसके अंदर कितनी एरर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबल एरर क्या है, क्या उसके अंदर एरर हो सकती है जो हमने आर निकाले हमारा वाला, तो वो एरर निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट जनरल एरर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर। तो बेसिकली सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज टू फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर दैट इज एस ई ऑफ आर इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। सर 1 हमको पता है, सर आर स्क्वायर, सर आर जो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका आया है वही आर है, सर आर जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया वही आपका आर है। अच्छा हाँ सर बराबर, तो दैट इज आर स्क्वायर उसका ले लो, और n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अगर 2 3 4 5 6 ये दिया रहा तो हम बोलेंगे देयर इज अ 4 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितना भी आपका ये यहाँ पे n आ रहा है, n अगर आपका 5 है तो आपका बड़ा n जो है वो 5 माइनस क्या होगा, 1 होगा, दैट मीन्स 4। देखो बड़ा n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम जनरली लिख तो देते हैं हर जगह नॉर्मल n और बड़ा n एक ही होता है, बट यहाँ पे आपको जो n पूछा है दैट इज पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अगर आपके 5 नंबर से 1 2 3 4 5 तो आप n 5 लिखोगे, लेकिन जो आपका यहाँ पे ये पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये कितना रहेगा 4, तो आपका ये कितना आएगा 4। सर 6 है तो 5, सर 7 है तो 6, सर 8 है तो 7, सर 10 है तो 9। आई होप इट इज क्लियर। सो फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट स्टैंडर्ड एरर। तो बहुत वेरी सिंपल फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एन, यानी 1 में से हम आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा 1 में से हम आर स्क्वायर माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, n से, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा रूट ऑफ n से। और जब हमने क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए क्या, स्टैंडर्ड एरर, तो हम उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबल एरर। एंड व्हाट इज दैट, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस और पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब डिपेंड्स ऑन रैंडम सैम्पलिंग। जो आपने पियर्सन्स मतलब कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है, जो आर निकाला है बेसिकली, उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम ये प्रोबेबल एरर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड टू कैलकुलेट अ साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर, ठीक है, डोंट आस्क मी कि सर ये क्यों लिखा 0.6745, साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है, उनने निकाले हैं, वो बताते हैं कि प्रोबेबल एरर आप जो निकाल सकते हो 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड एरर।
मतलब जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड एरर आई है उसका 0.6745, जो भी आपकी जनरल एरर आई है उसका प्रोबेबल एरर, स्पेसिफिक एरर जो है वो कितनी आएंगी 0.6745। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड एरर 2 आ रही है तो उसका 0.6745 आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबल एरर आ जाएगा। इसका यार दूसरा फॉर्मूला आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 1 - r²/√n। तो 0.6745 और स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 - r²/√n, ऐसे में निकाल सकते। ठीक है सर, एक निकाल के देखते हैं ना सर, फिर अच्छा लगेगा सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा सर। ठीक है सर, यहाँ पे आपको दे रखा है RB और NB, और आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर दोनों कैलकुलेट करनी है। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं। तो आपका R कितना दिया है, यहाँ पे आपको R दिया है -0.8, N दिया है आपका कितना दिया है, N एक बार देख लेता हूँ मैं, 36 N दे रखा है आपको। N कितना दे रखा है 36, R जो दे रखा है -0.8, N जो दे रखा है 36 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 - r²/√n। सो माई R इज -0.8, सो -0.8 का रूट, नॉट रूट, स्क्वायर सॉरी, एंड 36 का रूट, ये N 36 है। और उसका रूट कितना आएगा मेरा, देयरफॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यानी 0.8 का रूट होता है 0.64, तो 1 - 0.64, फिर 36 का रूट होता है 6, 1 - 0.64 डिवाइडेड बाय 6 कैसे, 36 का रूट 6 ही होगा ना रे बाबा, तो 1 - 0.64 अपॉन 6, सो माई स्टैंडर्ड एरर इज 0.06, so it is my standard error. So probable error of R is equals to 0.6745 of standard error of R. So what is my standard error of R? That is 0.06, 0.6745 into 0.06, therefore probable error of R is equals to 0.04047, ये एग्जैक्ट लिख दिया क्योंकि ज़्यादा था नहीं पॉइंट्स। तो दिस इज माई प्रोबेबल एरर। तो बहुत सिंपल है भाई, 1 - r²/√n कर लो तो तुम्हारी स्टैंडर्ड एरर आ जाएंगी। वंस यू फाइंड आउट योर स्टैंडर्ड एरर, उसका 0.6745 तुम क्या ले लो, प्रोबेबल एरर। सर हमको और करना है, सर हमको और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सर ऐसा नहीं होता, सर हमको और करना है, कोई नहीं ना, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है पीछे हो, ये पीछे नहीं क्या करे हमने पहले वाले, ये R निकाले यहाँ पे, याद आया है ना, इसी के अंदर आप लोग क्या कर लो और सॉल्व कर लो।
प्रोबेबल एरर वगैरह निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब डोंट डू हमाली वैसे, लेकिन कर सकते हो ट्रायल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है, आंसर आ गया प्रोबेबल एरर इसका। सर अब एक चीज़ हमको बताओ, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर आ गई, हमको समझ गया, बट यहाँ पे एक चीज़ मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, और वो ये कि प्रोबेबल एरर आने से आपने हमको ये बोला था कि सर वो हमको रिलायबिलिटी बता देगा, ठीक है, कि भाई वो रिलायबल है या नहीं है, मतलब जो आर आया है, जो रिलेशनशिप निकली है, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं वेदर वो रिलायबल है या नहीं है। आपने तो यही बोला हमको वो रिलायबिलिटी बता देगा। कहाँ रिलायबिलिटी बता रहा है सर ये तो आपने सिर्फ एक नंबर निकाल के छोड़ दिए और बोल रहे कि प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज 0.04047। क्या ये 0.04047 रिलायबल है भी या नहीं? हाउ वुड वी नो? हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, उसके आगे और चीज दी हुई है। अब यहां पे आपको आगे तो ध्यान से देखोगे तो आपको बुक में दिया हुआ है कि पी दैट मीन्स प्रोबेबल एरर इज यूज्ड, मतलब स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रोबेबल एरर एंड प्रोबेबल एरर इज यूज्ड टू कैलकुलेट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ आर। मतलब प्रोबेबल एरर आपकी रिलायबिलिटी ऑफ आर नहीं बताएंगी, प्रोबेबल एरर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ आर। मतलब जो प्रोबेबल एरर है वो ऑल्सो यूज करी जाएंगी आर की रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने में। तो आपकी जो आर रिलायबल है या नहीं है तो उसकी रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने में क्या करी जाएंगी? प्रोबेबल एरर को यूज किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सर कैसे? आओ बात देखते हैं। सो भाई आपको ये दो चीजें दी हुई है, एकदम मैंने स्क्रीन फुल कर दी और इसको एकदम गौर से घूर घूर के देख लो, ठीक है। पहला केस बोलता है कि इफ मॉड ऑफ आर, सॉरी, पहला केस बोलता है कि इफ मॉड ऑफ आर इज, दैट इज इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। एक साइंटिफिकली प्रूवन इनने फॉर्मूला बना दिया है, उनने चेक करके देखे होंगे तभी ये बोले, ठीक है। ये तो कई सारे बोलते थे सर इसका फिर इसके 6 की क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया। भाई उतने साल से रिसर्च करने का तुमने फाइंड आउट करे कि सबसे ज्यादा बेटर आंसर ये 6 लेके ही मिलेगा, इसीलिए। तो इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन, मतलब एक चीज यानी आर जो भी है उसको मॉड लगाना पड़ेगा, यानी अगर आर माइनस है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, प्लस है तो निगेटिव करना पड़ेगा। तो इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर ऑफ आर, यानी जो भी आपकी प्रोबेबल एरर है आर की उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और वो 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर को आप कंपेयर करो आर से, मॉड ऑफ आर से, और चेक करो कि मॉड ऑफ आर क्या 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से कम है। और अगर कम है तो मतलब आर पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आर इज नॉट रिलायबल, उस पर भरोसा करके तुम डिसीजन नहीं ले सकते, यू कैन नॉट ट्रस्ट आर। अच्छा, तो इफ आर इज मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, सर इक्वल भी रह सकता है या ग्रेटर देन भी हो सकता है मॉड ऑफ आर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से, तो फिर उस केस पे उस टाइम पे तुम आर पे एकदम बिल्कुल आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है भाई। आर बेचारा एकदम चोखा है एकदम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आर है, मतलब आर पे भरोसा किया जा सकता है, आर के रिलेशन पे हम भरोसा कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सर इन्हें करके दिखा दो एक बार, आओ करते हैं, आओ मेरे बच्चों हम फटाफट ये साल करते हैं। क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई साहब आप चेक करो कि जो आपका आर है, मेरा आर कितना था ये केस में, मेरा आर था 0.8, मतलब -0.8, आर इज इक्वल्स टू -0.8, ठीक है। और मॉड ऑफ आर कितना आएगा? तो मॉड ऑफ आर इज -0.8 को मॉड में डालो सो वो आ जाएगा आपका 0.8। सो बेसिकली मेरा 0.8 जो है वो मेरे 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो मेरा प्रोबेबल एरर कितना है? मेरा प्रोबेबल एरर है 0.04047, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 0.04
047 इंटू 6, ये आ जाता है 0.24282। मैंने क्या कर दिया, इसको इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये r है, मॉड ऑफ r, और ये मेरा क्या है, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर ऑफ r। ठीक है, अब मेरा ये 0.8 है, बोलो क्या ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है कि 0.2482 ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है सर, ये ज़्यादा है। मतलब सर देयरफॉर मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ r therefore mod of r is greater than 6 times of probable error of r। means r is रिलायबल, भरोसेमंद है यार। अब भाई इसमें 10 प्रॉब्लम करो या 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं ना, क्योंकि फॉर्मूले समझने हैं। और आर रिलायबल कब होगा नहीं होगा ये याद रखना पड़ेगा। सर ये आता है पेपर में, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई इसमें, तो मतलब ऐसा ही कुछ क्यों पूछते हो कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो यस आर इज रिलायबल। तो जो हमको करना था, हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकाली, वो कैसे निकाली, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एन, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन। फिर हमने क्या करा, 0.6745 ऑफ प्रोबेबल एरर, 0.6745 इंटू जो स्टैंडर्ड एरर था, तो हमारी प्रोबेबल एरर आ गई। प्रोबेबल एरर को हमने चेक करे उसमें कि 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर क्या वो बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ आर बड़ा है, आर बड़ा होना चाहिए, मतलब रिलेशन बड़ा होना चाहिए, एरर छोटी होनी चाहिए। रिलेशन अगर तुम्हारे झगड़ों से बड़ा है तो तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा रिश्ता भरोसेमंद है। अगर तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा रिश्ता एरर से, झगड़ों से छोटा है तो तुम्हारा रिलेशन, रिश्ता विश्वासु नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? बस वो आर को रिश्ता पकड़ लो एक कपल का, और प्रोबेबल एरर को झगड़े पकड़ लो। तो तुम्हारे अगर 6 टाइम्स के झगड़े से, तुम्हारे अगर 6 बार झगड़े जाते हैं तो भी तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब तुम्हारा जो रिश्ता है वो 6 टाइम के झगड़े से बड़ा है या इक्वल है, तो तुम्हारा रिश्ता रिलायबल है। लेकिन अगर तुम्हारा 6 टाइम के झगड़े की वजह से रिश्ता उस कमजोर हो जाता है, यानी तुम्हारा रिश्ता 6 टाइम के झगड़े से आर कम है, तो फिर तुम भरोसा का लायक नहीं हो, हाँ या ना। उसके बाद 2 चीज़ें और है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन। सॉरी, कोई 3 चीज़ें, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर, मतलब जो भी आपका आर है उसका स्क्वायर कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बता देता हूँ, उसको लिख के बता देता हूँ। सो पहला आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है भाई, दैट मींस आर स्क्वायर। अब सब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आओ देखते हैं। देखो एक चीज समझो, ये आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया 2 चीजों के में अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब अगर प्राइस और डिमांड है, डिमांड और प्राइस है, या कोई भी 2 चीजें हो सकती है जिनके बीच में जो रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, वो आपको क्या फाइंड आउट करके देता है, आर फाइंड आउट करके देता है। तो जो आर स्क्वायर होता है, ठीक है, वो इनके बीच के जो रिलेशन है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या कम होता है, एक के कम होने से दूसरा कम होता है या बढ़ता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारा आर है 0.8, ठीक है, तो देयरफॉर तुम्हारा आर स्क्वायर इज 0.64, 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64। यू कैन ऑल्सो से दिस 64, इसको आप 64 भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप दिख रहा है वो इसके अंदर से हम 64% कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन वेरिएबल्स है, यानी उन एक्सप्लेन वेरिएबल्स के वजह से ये तुम्हारा जो रिलेशन है 64% एक्सप्लेन वेरिएबल्स की वजह से ये तो तुम्हारा रिलेशन है, ये 0.8 है।
मतलब वो जो तुम्हारा रिलेशन है 0.8 आ रहा है वो अच्छा है बुरा है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 64% एक्सप्लेन वेरिएबल। समझ में आ रही बात? एक्सप्लेन वेरिएबल की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं 64% एक्सप्लेन वेरिएबल की मदद से। देखो, इट इज अ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट अ डिटरमाइंड एक्सप्लेन वेरिएबल टू टोटल वैरिएंस। मतलब जो भी तुम्हारा टोटल वैरिएंस है, जो भी तुम्हारा टोटल डिफरेंस है, उसके अंदर से जो भी तुम्हारे डिफरेंसेज है उसके अंदर से हम 64% एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए उसको कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन बोला जाता है। मतलब 64% हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ये हो गया डिटरमिनेशन, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। अब सब कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन मतलब ये एक्सप्लेन्ड है, ये नो अनएक्सप्लेन्ड है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, दैट मीन्स आपका 1 में से अगर आर स्क्वायर माइनस कर दो तो आपका आर है 0.8 उसका स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन is equals to 1 माइनस 0.64 इज इक्वल्स टू 0.36 या उसको आप 36% भी बोल सकते हैं। दोनों को कंबाइंडली समझाता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है वो आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है कि जो आपके अंदर वैरिएंसेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, रिलेशन जो आपका बना है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक दोनों बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है। तो बेसिकली 64% वेरिएबल्स को हम उसमें से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्यू टू वो एक्सप्लेन वेरिएबल्स हो रहा है। और 36% ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शायद वो हमको नहीं पता चल रहे। हम बोलते हैं ना कि हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा क्यों है, तो हमारा रिलेशन अच्छा है ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। तो दीज आर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, वी कैन एक्सप्लेन दिस। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमको नहीं पता है, वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड, नॉन एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, जिनकी वजह से हमारा रिलेशन अच्छा है बुरा है, आई डोंट नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा या नहीं समझा? क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोल सकते हो, नॉन डिटरमिनेशन बोल सकते हो। समझा? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर? एक कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन है, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट, बस इतना याद कर लो उसका फॉर्मूला, उसको के भी बोला जाता है। अब सर आप याद ही करने को क्यों बोल रहे, बाकी तो आपने समझा, ये क्यों नहीं? अरे मेरे भाई ये इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि भाई ये तेरे को अभी समझा दिया तो रिग्रेशन में दिक्कत जाएंगे, तो रिग्रेशन में ये समझेंगे। तो 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। और बुक में भी देख लो तो यही दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन में काम आता है ये, लेकिन हमको वहाँ पे काम आता है रिग्रेशन की स्टैंडर्ड एरर निकालने में। तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज का रूट इज कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। तो आर स्क्वायर डिटरमिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 माइनस आर स्क्वायर नॉन एक्सप्लेन वेरिएबल जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। टोटल 100% में से जो आर स्क्वायर होता है, देखो आप अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करे होंगे आपने, तो टोटल 100% चीज़ें होती है। 100% में से ये एक्सप्लेन्ड है और ये अनएक्सप्लेन्ड है। ये एक्सप्लेन्ड है और ये अनएक्सप्लेन्ड है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे 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 आगे। बस चैप्टर को विराम, एक लेक्चर और लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट आओ आओ हम
बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब हम बात करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। हमने जो मेथड पढ़ी वो कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ी, ठीक है, बट कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमने मेथड पढ़ी उसके अलावा आती है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, उसके अलावा आती है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब साहब ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन क्या है, ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये सर कोई कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की मतलब क्या है निकालने का। आप बोल रहे हो कि एक अलग मेथोडोलॉजी जिससे निकलेगा रिलेशनशिप ही, जिससे निकलेगा रिलेशन ही, यानी दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वही इससे निकलेगा, तो फिर ये निकालने का मतलब क्या आया, फिर ऐसा क्यों ये अलग से निकाल रहे हैं। तो भाई साहब ये जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो निकलता द क्वांटिटेटिव डेटा में, मतलब आपको अगर केजी किलोग्राम सॉरी केजी और किलोग्राम एक होता है, केजी किलोमीटर, ठीक है, जहां पे क्वांटिटेटिव डेटा की बात होती है। सो क्वांटिटेटिव डेटा के केस में अगर आप निकालना चाहते हो क्या रिलेशनशिप आर निकालना चाहते हो, छोटा आर निकालना चाहते हो, तो वो वहां पे यूज होता है। बट अगर आप ब्यूटी, स्मार्टनेस, हैंडसमनेस, रिस्पेक्ट, ये जो क्वालिटीज होती है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसका रिलेशन अगर आप निकालना चाहते हो, सर इसका रिलेशन मतलब एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में दो अलग अलग जज बैठे हैं, दोनों अलग अलग जज उनकी सिंगिंग कैपेबिलिटीज के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, आपको उनको रैंक दे रहे हैं कि भाई मैं रैंक दूंगा 1, इसको ऐसा लगता है बाजू वाले को कि वो रैंक देंगे 2nd, मेरे को लगता है कि मैं 2nd वाले को 3rd दूंगा, इसको लगता है कि वो 5th देंगी। तो बेसिकली हम जो रैंक्स दे रहे हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज के बेसिस पे दे रहे हैं। वहां पे हम ये नहीं बोलते कि 50-100 ऐसा नहीं बोलते, वहां पे हम बोलते रैंक कि ये 1st रैंक है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। तो जो उनके मार्क्स भी हम देते हैं तो उसके बेसिस पे हम उनके रैंक डिसाइड करते हैं। अब ये जो दूसरे वाले हैं वो भी रैंक दे रहे हैं, तो बेसिकली अब हमारे को जो शो के ओनर्स है उनको दोनों के रैंक्स के बेसिस पे सिंगल रैंक देना जरूरी है ना, और ये देखना जरूरी है कि भाई जो ये दो जजेस हमने बैठा के रखे हैं इनकी ओपिनियन मैच होती है कि नहीं होती है। सो फॉर कैलकुलेटिंग दैट कि वो दो जजेस की ओपिनियन मैच होती है नहीं होती है, या दो क्वालिटीज के बीच में, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में अगर आपको कोरिलेशन निकालना है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, ऑनेस्टी हो, मॉरलिटी हो, ठीक है, इनके बीच में अगर निकालना है तो जो आप न्यूमेरिकली नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। वहां पे आप क्या नहीं यूज करते, स्पीयर कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के बदले यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बदले रैंक्स यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम करके देखेंगे, आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी। इट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन द डेटा आर इरेगुलर इरेटिक, दिस मैटर मेक्स नो अजम्पशन, नो नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा, ये कोई अजम्पशन नहीं लेती है, दो सीरीज का सिंपल रैंक निकाल के आपको कोरिलेशन निकाल के दे देती है। जैसे हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में उसको छोटा आर बोलते थे, इसको हमको क्या बोलना पड़ता है, बड़ा आर, मतलब वहाँ पे हम उसको छोटा आर बोल के संबोधित करते थे छोटा आर बोलते थे उसको वहाँ पे, और यहाँ पे हम स्पीयरमैन्स को क्या बोलते हैं, बड़ा आर बोलते हैं। किसने ढूंढ के निकाला, तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो है वो स्पीयरमैन नाम का एक बंदा है, उसने क्या करके निकाला था, ढूंढ के निकाला था, इसीलिए इसके नाम से इसको दे दिया गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। जैसे हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में छोटा आर यूज करते हैं, यहाँ पे हम उसको कौन सा आर यूज करते हैं, बड़ा आर। कौन सा आर यहाँ पे यूज होता है, बड़ा आर। क्लियर, यस और नो। सो ये आपका दिया है r इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग तरीके से निकालता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी हो जाता है। 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, मतलब पहले जो d रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका समेशन लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, डी स्क्वायर उसका समेशन इंटू 6 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, और इन सबको 1 में से क्या कर ले, माइनस कर ले, बस फॉर्मूला ही पढ़ना और कुछ है नहीं इसके अंदर। अब R का मतलब क्या हो गया, R यहाँ पे हो गया रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, D का मतलब हो गया डिफरेंस इन रैंक्स, वो करके दिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैंक, अब अगेन N वहाँ पे कौन सा आ गया, पेयर ऑफ रैंक्स वाला आ गया। पेयर ऑफ रैंक्स मतलब अगर आपको 1 2 3 4 5 दिए जाए तो आपका यहाँ पे N कितना होगा, आपका N होगा 4 ना कि 5, ठीक है, क्योंकि पेयर बोला है। और समेशन डी स्क्वायर तो हमको पता ही है, डी का स्क्वायर निकालना, एक एक करके हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएंगी। हाँ, एक्चुअल डेटा दिया जाए तो आपको उसको रैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो है टाइड रैंक्स, ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना, वही मॉड्यूल में भी ये नहीं आता पेपर में कभी,
फालतू दे के रखे इतना मगजमारी वाला। सिर्फ हमको इसमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, ऊपर वाला, दैट्स इट, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्लियर? तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं चैप्टर को क्या कर दूँ ख़त्म। स्पीयरमैन्स रैंक हो जाएगा, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, बहुत ही चिल्लर है वो कर लेंगे, वो ख़त्म, तो चैप्टर ख़त्म। सर वो जो ग्राफ, अबे वो तो इजी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय।